हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर लेकर आ गई हूँ इश्क है मलंग मेरा का अगला एपिसोड। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ढेरों सारा प्यार दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा का एपिसोड नंबर 22। पंडित जी ने कहा, वर और वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सिद्धि तो उठने को हुई, लेकिन विनायक वैसे ही बैठा रहा। वो बस अग्नि को देख रहा था। तभी गौरव ने विनायक के बाजू पर हाथ रखकर उसे दबाया और उसकी तरफ गुस्से में देखा। विनायक हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि गौरव उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। शायद उसने पंडित जी की बात सुनी नहीं, या फिर उसे फेरों का मतलब नहीं पता था। उतने में पंडित जी ने फिर कहा, वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। गौरव ने दांत पीसते हुए कहा, खड़े हो जाओ विनायक। विनायक खड़ा हो गया। सिद्धि भी खड़ी हो गई। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और विनायक आगे आगे चलने लगा। सिद्धि उसके पीछे पीछे चल रही थी। 3 फेरे हो गए। उसके बाद सिद्धि आगे आगे चली और विनायक उसके पीछे पीछे। जैसे ही 7वां फेरा होने को हुआ, वैसे ही सिद्धि और विनायक की गठबंधन की गांठ खुलने लगी। लेकिन वो गांठ खुलती उससे पहले ही विनायक ने उस गांठ को पकड़ लिया। बेशक उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना समझ था कि ये गांठ खुलनी नहीं चाहिए। उसने उस गांठ को अच्छे से बांध दिया। ये नजारा देखकर मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने 7 फेरे ले लिए। दोनों ही फिर से बैठ गए। पंडित जी ने विनायक का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा और विनायक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पंडित जी ने सिद्धि को विनायक के हाथ के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा और सिद्धि ने विनायक के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर बोले, कन्या के पिता को बुलाइए, कन्या दान कर देंगे। अशोक ने मास्टर जी की तरफ देखा। मास्टर जी आगे आए, लेकिन तभी मेहमान खुसर फुसर करने लगे। आखिर काव्या का कन्यादान मास्टर जी क्यों करेंगे? और तभी अशोक ने जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, वो काव्या के माता पिता नहीं है ना, इसलिए मास्टर जी कर देंगे। मास्टर जी और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, कर देंगे ना मास्टर जी। मास्टर जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और आकर अपनी बेटी के पास बैठ गए। जैसा जैसा पंडित जी ने कहा, वैसा वैसा मास्टर जी ने कन्यादान कर दिया। लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे करेंगे। पंडित जी ने कहा, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। विनायक ने गौरव को देखा, क्योंकि उसे सिंदूर भरना तो आता ही नहीं था। वो तो बेचारा चुपचाप डरा सहमा सा मंडप में बैठा हुआ था। जैसा जैसा पंडित जी कह रहे थे, वैसा वैसा वो कर रहा था। तभी शांति आगे आई। उसने विनायक का हाथ पकड़ा और उसे वहीं रखा हुआ एक सिक्का उठाने के लिए कहा। विनायक ने शांति के कहे अनुसार उस चांदी के सिक्के को उठाया, उसमें रोली भरी और सिद्धि की मांग में भर दिया। लेकिन उसने एक नजर भी सिद्धि को नहीं देखा। वहीं सिद्धि ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसे लगा शायद विनायक को पता है कि काव्या भाग गई। पंडित जी ने फिर कन्या के गले में मंगलसूत्र बांधने के लिए कहा। विनायक ने फिर से शांति की ओर देखा तो शांति ने उसके हाथ में मंगलसूत्र पकड़ाते हुए कहा, ये अपनी बीवी के गले में बांध दो। और तभी मेहमानों में से एक की आवाज आई, शांति जी, लगता है विनायक कुछ ज्यादा ही सीधा है। शांति जी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, जी हाँ, मेरा बेटा बहुत सीधा है। इतना कहकर उसने विनायक को गुस्से में देखा। विनायक ने कांपते हुए हाथों से मंगलसूत्र उठाया और सिद्धि के गले में बांध दिया। उसने सिद्धि का चेहरा देख लिया था, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। वही सिद्धि इस बात से ज्यादा हैरान थी कि उसे देखने के बाद भी विनायक कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। थोड़ी देर में पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करके कहा, शादी संपन्न हुई। आज से तुम दोनों पति पत्नी, इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्म के लिए। थोड़ी देर बाद मेहमान जाने लगे। अशोक ने गौरव को इशारा किया तो गौरव ने विनायक की बाजू पकड़कर उसे मंडप से उठाते हुए धीरे से कहा, चलो थोड़ा आराम कर लो। विनायक ने डरते हुए गौरव को देखा और उसके साथ चला गया। वही सिद्धि हैरानी से विनायक को जाते हुए देख रही थी। वो कपड़ा जिससे सिद्धि और विनायक का गठबंधन हुआ था, वो मंडप में वहीं पड़ा हुआ था और विनायक अपने भाई के साथ जा रहा था। सिद्धि ने अभी भी घूंघट ऊपर नहीं किया, क्योंकि सारे मेहमान गए नहीं थे। सिद्धि ने हैरानी से अपने पापा की ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए तो मास्टर जी ने भी अपनी बेटी से नजरें चुरा ली। तभी अशोक मास्टर जी के पास आए और बोले, मैं आपका जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। आपने हमारी इज्जत बचा ली। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपनी बेटी को भी समझा देंगे। मास्टर जी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और सिद्धि के पास आए। फिर वो और सिद्धि एक कमरे में चले गए। सिद्धि ने कमरे में आते ही अपना घूंघट उठाया और बोली, पापा विनायक जानते तो है ना कि काव्या उन्हें छोड़कर चली गई। मास्टर जी ने ना में गर्दन हिला दी। सिद्धि गुस्से में बोली,
झूठ मत बोलिए पापा, विनायक ने घूंघट में ही मेरा चेहरा देखा था और कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। अगर उन्हें पता नहीं होता तो वो रिएक्ट जरूर करते। मास्टर जी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे। वो बोले, तो हो सकता है पता होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। आज से ये तुम्हारा घर है और विनायक तुम्हारा पति, और पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है और आजकल तो बहुत जल्दी टूटता है, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है, आगे तक लेकर जाना है। कैसे भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन विनायक को मत छोड़ना, उसे तुम्हारी जरूरत है। समझ रही हो ना? सिद्धि हैरानी से अपने पापा को देख रही थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो उसके पापा कभी नहीं करते थे। बचपन से लेकर आज तक उसकी सारी जिद पूरी करते थे। हालांकि सिद्धि बहुत समझदार थी, ज्यादा जिद नहीं करती थी, फिर भी मास्टर जी ने कभी उसे किसी भी काम के लिए ना नहीं कहा था। सिद्धि बोली, पापा कोई बात है, मुझे बताओ। मास्टर जी की आंखों में पानी आ गया। मास्टर जी बोले, नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हें छोड़कर जाना है ना, इसलिए रोना आ गया। ये सुनकर तो सिद्धि की आंखें भी नम हो गई। वो सुबकते हुए बोली, मैं तो ये भूल ही गई कि मेरी विदाई हो रही है। इतना कहकर उसने अपने पापा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं मास्टर जी ने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटी को सच्चाई बता दे, लेकिन वो बता नहीं पाए। घुमा फिरा कर कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी जुबान ने उनका साथ ही नहीं दिया। मास्टर जी अपनी बेटी का सर सहलाते हुए बोले, बेटा जिंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जब तुम्हें वक्त बहुत कठिन लगे, बहुत मुश्किल लगे, उस वक्त सब्र से काम लेना, शांति से काम लेना। ये सोचना कि अगर तुम इस मुश्किल घड़ी में सब्र से काम नहीं लोगी तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिद्धि को कुछ समझ नहीं आया। उसने चेहरा उठाकर अपने पापा को देखा और बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या समझा रहे हो? टीवी सीरियल में तो ऐसे कोई नहीं समझाता। मास्टर जी ने कहा, क्योंकि ये टीवी सीरियल नहीं है ना, असल जिंदगी है, और असल जिंदगी में धैर्य, शांति, हिम्मत, दृढ़ संकल्प भी काम आता है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा, बहुत नाजुक, और तुम इस नाजुक से रिश्ते को निभाओगी। इतना कहकर मास्टर जी ने अपनी बेटी का हाथ अपने सर पर रखा और बोली, खाओ मेरी कसम कि तुम इस रिश्ते को निभाओगी। सिद्धि हैरानी से अपने पापा को देख रही थी। सिद्धि बोली, पापा अब मुझे डर लग रहा है, आप मुझे बताइए क्या बात है, मुझे पूरी बात बताइए। मास्टर जी ने कहा, कोई बात नहीं है, बस समझ लो विनायक को तुम्हारी जरूरत है और तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगी। सिद्धि ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, अब मैं आपको एक और वादा नहीं दे सकती, मुझे डराइए मत। बताइए मुझे काव्या क्यों भाग गई? बताइए मुझे विनायक ने मुझे मंडप में देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? मास्टर जी ने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब विनायक के पास है, बस तुम मुझसे वादा करो कि विनायक का साथ नहीं छोड़ोगी। सिद्धि नम आंखों से अपने पापा को देख रही थी। कुछ सोचकर उसने सुबकते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ पापा, विनायक का साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मास्टर जी ने आंखें बंद कर ली और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। मास्टर जी बोले, अब मैं चलता हूँ बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। नाराज होने का हक नहीं है तुम्हें, रोना मैंने तुम्हें सिखाया नहीं, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर लेना। इतना कहकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चले गए। जैसे ही सिद्धि के पापा गए, वैसे ही सिद्धि को और ज्यादा रोना आने लगा। फिर वो जल्दी से अपने पापा के पीछे भागती हुई बोली, पापा मैं कल मिलने आऊंगी। ये सुनकर मास्टर जी जो उस घर से बाहर जा रहे थे, उनके कदम रुक गए। वो रुके, उन्होंने पलटकर सिद्धि को देखा और बोले, नहीं अब तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आओगी। ये सुनकर सिद्धि आंखें फाड़े अपने पापा को देख रही थी। इस बार सिद्धि ने गुस्से में कहा, पापा बहुत हो गया, मैं आपकी हर जिद नहीं मान सकती। मास्टर जी ने कहा, मैंने कहा ना तुम अब मुझसे मिलने नहीं आओगी। अच्छा चलो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अब जाकर सिद्धि को थोड़ा अच्छा लगा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है लेकिन कल ही मिलने आना। मास्टर जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चले गए। उसके जाते ही सिद्धि सुबकने लगी और तभी उसके पास माई आई। माई को देखकर सिद्धि ने कहा, काव्या क्यों भाग गई? माई के पास भी सिद्धि के सवालों का जवाब नहीं था। वो बोली, ये सब बातें बाद में करेंगे बेटा, चलो अभी तुम चलकर आराम कर लो, बहुत थक गई। इतना कहकर उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे एक कमरे में ले आई। वो कमरा पूरा डेकोरेटेड था, फूलों से सजा हुआ था। सिद्धि उस कमरे को देखकर थोड़ा तो खुश हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो कमरा विनायक और उसके लिए नहीं सजा। वो कमरा सजा तो विनायक और काव्या के लिए भी नहीं था। वो कमरा तो गौरव ने अपने और काव्या के लिए सजाया था। लेकिन फिलहाल तो माई उसे उसी कमरे में लेकर आ गई, क्योंकि वो कमरा विनायक का ही था। माई ने उसे बेड पर बिठाया और बोली, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर माई जाने लगी और तभी सिद्धि बोली, विनायक कहाँ है? माई ही रुक गई।
उसके पास इस बात का जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत और पैंथर दोनों ही इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। दोनों को ही टेंशन थी कि आखिर भाई जी की शादी किससे हो गई। तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर ने फोन चेक किया तो उसमें 2-3 फोटो थी। उन फोटो में सिद्धि की शक्ल नजर आ रही थी, लेकिन फोटो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी। पैंथर बोला, देख जरा भाभी की फोटो। शाश्वत ने सिद्धि की फोटो देखकर कहा, यार ये तो बहुत धुंधली सी है, क्लियर नहीं है क्या? शाश्वत ने पैंथर के हाथ से फोन ले लिया और फिर कुछ सोचकर बोला, यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। पैंथर बोला, तो फिर याद करना कहाँ देखा है। शाश्वत ने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने सिद्धि को कहाँ देखा है। शाश्वत ने कई बार याद करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धि उसके दिमाग में ही नहीं आ रही थी। उसने पैंथर का फोन पैंथर के हाथ में रखकर कहा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर मैं श्योर हूँ कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है। पैंथर बोला, कोई बात नहीं, याद कर ले, तब तक मैं अपने आदमी इसके पीछे लगाता हूँ, पता तो चले ये लड़की है कौन। इतना कहकर पैंथर ने अपना कोट उठाया और बोला, अच्छा यार मैं चलता हूँ। शाश्वत बोला, कहाँ जाएगा, यहीं सो जा। पैंथर ने कहा, नहीं यार, घर घर होता है, बेशक छोटा हो। शाश्वत ने कहा, तू अब हमारी दोस्ती को गाली दे रहा है। पैंथर ने हंसकर गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार, गाली क्यों दूंगा, सारा दिन तो रहता हूँ तेरे साथ, अब कुछ वक्त अपने साथ भी बिताना चाहता हूँ। इतना कहकर पैंथर वहाँ से चला गया। लेकिन आज पैंथर के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। क्यों थी ये तो पैंथर ही जानता था। वहीं शाश्वत ने भी एक गहरी सांस ली और अपने कमरे से बाहर आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, सामने वैदेही खड़ी थी और वैदेही को देखकर शाश्वत का मूड खराब हो गया। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इश्क है मलंग मेरा का अगला एपिसोड।